साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है साइबर अपराध, साइबर क्राइम। साथियों, समाज में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के साथ आज साइबर अपराध एक बड़ा मुद्दा बन गया है। टेक्नोलॉजी की प्रगति ने मनुष्य को अपनी सभी जरूरतों के लिए इंटरनेट पर निर्भर बना दिया है। इंटरनेट ने मनुष्य को एक ही स्थान पर बैठे बैठे हर चीज तक पहुंच प्रदान कर दी है। फिर चाहे वह सोशल नेटवर्किंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन जॉब हो, हर वह संभव चीज जो मनुष्य सोच सकता है वह इंटरनेट के माध्यम से आज उपलब्ध है। वर्ष 2023 में अगर हम देखें, भारत में पूरे देश में 1.2 बिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। यह आंकड़ा 2050 तक 1.6 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो दक्षिण एशियाई देश के लिए इंटरनेट सेवाओं में एक बड़ी बाजार क्षमता का संकेत देता है। यही नहीं, शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत में आज ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इस प्रकार भारत दुनिया भर में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में सामने आया है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब हमारे पास इंटरनेट की इतनी ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, या कहें कि इंटरनेट के इतने सारे लाभ हों, तो उसके दूसरे पक्ष यानी उन सुविधाओं के दुरुपयोग या हानि से भी हम नहीं बच सकते। एटीएम है, बैंक खाते हैं और इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स में जो है आज सेंधमारी बहुत आम बात हो गई है। हाईटेक ठगी के तेजी से बढ़ रहे अधिकांश मामलों का संबंध स्मार्टफोन से है। इसमें साइबर ठग कॉल या मैसेज के जिस अपेक्षाकृत नए तरीके से लोगों को आज ठग रहे हैं, उसे उसे तकनीक की भाषा में हम स्पूफिंग कहते हैं। यह स्पूफिंग कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए की जाने वाली अवैध गतिविधियों को साइबर अपराध कहा जाता है। और ज्यों-ज्यों भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। और उसी अनुपात में जो है साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। जबकि उल्लेखनीय है कि 1980 के दशक में उस समय तक विश्व में कोई वास्तविक साइबर अपराधी नहीं था। और यह इसलिए साथियों, यहाँ पर साइबर अपराध का संक्षिप्त परिचय, उसके विभिन्न प्रकार एवं उन अपराधों के लिए किए गए विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों के साथ ही हाल में सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं उनका यहाँ पर मैं उल्लेख करूँगा, ताकि साइबर अपराध के बारे में आप एक प्रकार से समग्र तौर पर जो है अवगत हो जाएं, आपको अद्यतन जानकारी इसकी प्राप्त हो जाए। तो साथियों, साइबर अपराध का एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह साइबर अपराध है। साथ ही किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। तो दो चीज इसमें निजी जानकारी है और किसी कंप्यूटर का किसी आपराधिक स्थान पर मिलना, ये जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की जानकारी जो है चोरी करना है, जानकारी मिटाना है, या उस जानकारी में हेरफेर करना है, किसी की जानकारी को किसी और को दे देना है, स्पैम ईमेल है, हैकिंग है, फिशिंग है, वायरस को डालना है, और किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना, ये सभी जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर स्पैम ईमेल की जब हम बात करते हैं तो उसका तात्पर्य अनेक प्रकार के ईमेल से लिया जाता है, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को
नुकसान पहुंचाते हैं और उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। साइबर फिशिंग जब हम कह रहे हैं तो साइबर फिशिंग से तात्पर्य किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका फिर नुकसान हो सके। इसका ये फिशिंग से साइबर फिशिंग इसको कहते हैं। इसके अलावा साइबर अपराध में धमकी देना, बाल अश्लीलता, चैट रूम के माध्यम से बच्चों का अपहरण और अनधिकृत पैसे ट्रांसफर करना, अनऑथराइज्ड जो है पैसों की ट्रांसफर करना और डाटा की चोरी करना आदि भी इसमें शामिल है। साथियों, कुछ अपराध जो हैं कुछ साइबर अपराध जो हैं सीधे कंप्यूटर या उपकरणों के खिलाफ उन्हें नुकसान पहुंचाने या उन्हें अक्षम करने के लिए यानी निष्क्रिय करने के लिए भी किए जाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार साइबर अपराध को हम अगर देखें तो इसको 3 प्रमुख श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें पहला है उत्पीड़न, जैसे व्यक्तियों के खिलाफ साइबर अपराध। यह उत्पीड़न यौन उत्पीड़न हो सकता है, नस्ली, धार्मिक या अन्य प्रकार का भी हो सकता है। इसे हम साइबर स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग भी कह सकते हैं। फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना और इंटरनेट में धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह तंग हो जाए, ये सारे जो हैं साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं और अक्सर बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। साथियों, यहाँ इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जब हम इन अपराधों की बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरा जो है संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध है, जैसे कि कंप्यूटर का अनधिकृत अतिक्रमण और उसमें उपलब्ध जानकारी पर अनधिकृत कब्जा करना, अनऑथराइज्ड जो है उस पर कब्जा करना, और इसे हम हैकिंग, क्रैकिंग भी कह सकते हैं। और तीसरा साइबर आतंकवाद होता है, उसको साइबर आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे सरकार के खिलाफ साइबर अपराध करना। ऐसे अपराधी सोशल नेटवर्किंग के साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यूजर्स जो हैं उनके इरादों को समझ नहीं पाते हैं और जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स को जो है वो शेयर करते रहते हैं और जिसका नतीजा यह होता है कि समाज में अव्यवस्था फैलती है। इसलिए साइबर आतंकवाद घरेलू और वैश्विक चिंता का एक प्रमुख ज्वलंत मुद्दा है और साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद गतिविधियां जो हैं, साइबर के माध्यम से जो आतंकवाद गतिविधियां की जाती हैं वो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती हैं। साथियों, शीर्ष 5 लोकप्रिय साइबर अपराधों पर अगर हम नजर डालें तो वे हैं फिशिंग घोटाले, पहचान की चोरी घोटाले, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग और गोपनीयता का आक्रमण। गोपनीयता पर आक्रमण हम इसको कहेंगे। तो ये 5 शीर्ष साइबर अपराध हैं और स्वाभाविक है कि जब ऐसे साइबर अपराध किए जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए सरकार की ओर से 2 प्रकार के कानून बनाए गए हैं और इसमें पहला जो है सूचना तकनीक कानून है 2000 और पहला जो है सूचना तकनीक कानून 2000 है और दूसरा जो है भारतीय दंड संहिता में समुचित प्रावधान इस साइबर अपराध की रोक के लिए किया गया है। तो जहां तक सूचना तकनीक कानून 2000 का प्रश्न है, इसके अंतर्गत सरकार ने साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान निहित किए हैं जो इस कानून की धारा 65 है, 66 है, 66A है,
66F है और धारा 67 है, धारा 67A है, 67A से 67A से लेकर के 67C है, और धारा 70 है, 70 है, 71 है, 72A है, और धारा 73 है, 73 है, और धारा 78। ये सारी धाराएं जो हैं इनमें दंडात्मक प्रावधान जो हैं किए गए हैं। उक्त आईटी एक्ट में जुर्माने से लेकर के उम्र तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में अगर हम देखें तो साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है आईपीसी की धारा 383, 383 और 420, 463, 499, 500 तथा 503 में किया गया है। भारत में भी साइबर हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समय समय पर इस दिशा में आगे भी प्रयास किए गए हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 है, भारत की नई साइबर नीति 2013 है, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए एक संस्थान द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसको CERT-IN CERT-IN का प्रावधान जो है किया गया है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने हेतु सरकार की अन्य और भी पहलकदमियों का यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। और उन पहलकदमियों में अगर हम देखें तो जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको हम कहते हैं I4C। यह केंद्र पूरे देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के प्रयासों का समन्वय करता है। यानी उसमें आपसी समन्वय स्थापित करने के बाद फिर इसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। और इसके बाद है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला। यह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता इसमें प्रदान करती है। यह प्रयोगशाला, यह साइबर फोरेंसिक सहायता है जो यह राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला प्रदान करती है। अगला है साइट्रेन पोर्टल। साइट्रेन पोर्टल में साइबर अपराध जांच है और फोरेंसिक और अभियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों की क्षमता का निर्माण करने हेतु एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जिसको हम कहेंगे MOOC मंच की स्थापना की गई है। और इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी है। यह एक ऐसा मंच है जहां जनता साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती है और जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे जो हम कहें तो नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और प्रबंध प्रणाली है। इसके तहत वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता मिलती है। यह वित्तीय धोखाधड़ी की जो है तत्काल रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण एक प्रबंधन प्रणाली हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण जो है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसको कहेंगे हम CCPWC स्कीम योजना। इसमें साइबर अपराधों की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता इसके तहत प्रदान की जाती है ताकि वे महिलाओं एवं बच्चों की
साइबर जो उनके विरुद्ध जो साइबर अपराध हैं उनसे उनकी रक्षा की जा सके। इसके अलावा संयुक्त साइबर समन्वय दल है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनके बीच विशेष रूप से साइबर अपराधों से संबंधित बहु क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाने के लिए इस दल का गठन किया गया है। और इस ताकि साइबर अपराध जो हैं उनको भली भांति उनसे निपटा जा सके। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सहायता है, यह भी एक व्यवस्था है। इसमें आधुनिक हथियार और उन्नत संचार फोरेंसिक उपकरण तथा साइबर पुलिसिंग उपकरण प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। तो यह वित्तीय सहायता जो है ये सारा साइबर अपराध के रोकने के लिए है। इसके अलावा साइबर अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा @साइबर दोस्त एक ये ट्विटर है हैंडल जो है लॉन्च किया गया है, जिस पर अभी तक लघु वीडियो हैं, छवियां और रचनात्मक चीज़ों के माध्यम से 1000 से अधिक साइबर सुरक्षा टिप्स उसमें साझा किए गए हैं। और इसमें अभी तक 4 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो @साइबर दोस्त है, इससे भी साइबर अपराध को रोकथाम में काफ़ी मदद मिलती है। साथियों, सरकार की ओर से एक ताज़ा पहल मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम बनाना भी है। इसमें जो है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CER के जरिए यह व्यवस्था की गई है कि देश में अगर कोई शख्स चोरी अथवा खो चुके अपने मोबाइल फोन को ट्रैक करना चाहता है या उसे ब्लॉक करना चाहता है तो ऐसा इसके तहत कर सकता है। इसके अलावा साथियों, साइबर ठगी के मामलों में यह देखने में आया है कि धोखाधड़ी करने वालों की मिलीभगत इनमें जो है सिम विक्रेताओं से होती है। सिम विक्रेताओं की कहने का मतलब यह है कि साइबर अपराध में सिम विक्रेताओं की भी एक प्रमुख भूमिका है। इसलिए सरकार ने इस की गंभीरता को समझा है और कुछ समय पहले 67,000 सिम डीलरों को काली सूची में सरकार ने डाल दिया है। लेकिन अच्छा हो कि इसके साथ ही उन्हें दंड का भी भागीदार बनाया जाए, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार सिम डीलर करीब 20% सिम साइबर ठगों को 20% सिम जो हैं, सिम डीलर जो हैं करीब 20% सिम जो हैं वो साइबर ठगों को बेचते हैं, ऐसा ध्यान में आया है। 2019 में शुरू किए गए डिजिटल अपराध पोर्टल पर अगर हम देखें 23 लाख से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए हैं। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसलिए साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने सिम विक्रेताओं का पंजीयन करने और उनके बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य बनाने के साथ साथ थोक में सिम बेचने पर भी पाबंदी लगाने के कदम उठाए हैं और वे आवश्यक भी हो गए थे। और निश्चित तौर पर सरकार की यह एक बहुत बड़ी पहल थी साइबर अपराध को रोकने के लिए। अब यदि सिम कार्ड डीलरों ने नियम तोड़े तो उन पर व्यवस्था की गई है कि 10 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगेगा। इस नई पहल के अंतर्गत सिम कार्ड डीलर अगर अवैध गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी 3 वर्ष की एक प्रकार से उसके लिए यह सजा होगी। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार के QR कोड को स्कैन करना
अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भी जो है आधार का जो दुरुपयोग हो रहा था उस पर जो है ठोस लगाम लगेगी, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। गलत दस्तावेज से सिम कार्ड बेचने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए नए दिशा निर्देश भी तैयार कर दिए गए हैं और वो जल्दी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा साथियों यह भी यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है कि इन कदमों को ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों पर एक प्रभावी प्रहार माना जा रहा है, यानी एक प्रभावी उपाय के तौर पर इनको माना जा रहा है। लेकिन केंद्र के साथ राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब तो हालत ये है कि वे ऐसी तकनीक का सहारा ले रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की आवाज में उनके स्वजनों को भी ठगने का वो काम करते हैं। इसलिए सरकार ने साइबर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल को रोकने के लिए तथा मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार निसंदेह इस अपराध के प्रति गंभीर है। एक तथ्य यह भी है कि साइबर अपराधियों की संख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक हम झारखंड का जामताड़ा इलाका ही साइबर ठगों के लिए एक प्रकार से कुख्यात था, लेकिन अब देश के अनेक हिस्सों में एक प्रकार से ये जामताड़ा बन गए हैं। तो इसमें साइबर ठग जो हैं अपना काम कर रहे हैं और इनमें हरियाणा का मेवात इलाका भी है कुछ, और नूह में जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा जो हुई थी उस दौरान हमने देखा कि एक साइबर थाने को निशाना बनाया गया था और उसके पीछे जो है साइबर ठगों का ही हाथ माना जा रहा है। साथियों ये ठग इतने शातिर हैं और इतने दुस्साहसी भी हैं कि ये यहाँ तक कि फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहे हैं। इसलिए साथियों आज एक बेहतर साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य साइबर स्पेस के हमले, उसकी क्षति और दुरुपयोग आदि आर्थिक जासूसी से जो है सुरक्षित करना है। आज के डिजिटल युग में साइबर स्पेस किसी की सीमा तक सीमित नहीं है, यानी साइबर स्पेस का जो विस्तार है वो किसी विशेष सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले रहा है। और नतीजा यह है कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों में साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सभी एक प्रकार से हम कहें कि विश्व समुदाय इससे परेशान है। इसलिए साइबर अपराधों के बढ़ते हुए वैविध्य तथा गहनता को देखते हुए सभी राष्ट्रों को मिलकर इस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार तकनीकी के युग में सभी राष्ट्रों के समन्वित प्रयासों से ही इस समस्या का समुचित समाधान निकाला जा सकता है। और किसी देश विशेष के बस की अगर हम कहें यह बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस दिशा में 2004 में बुडापेस्ट में अवांछित साइबर गतिविधियों पर रोक के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसके बाद कोई ऐसी विशेष पहल नहीं की गई। हालांकि बराबर विश्व मंचों पर इस बारे में साइबर अपराध के बारे में चर्चा होती रही है। तो हम चाहेंगे कि विशेष रूप से साइबर अपराध के बारे में भी एक इस प्रकार का शिखर सम्मेलन आयोजित हो और जिसमें
सारा वैश्विक समुदाय आगे आए और उनमें ठोस उपायों के बारे में, साइबर अपराध को रोकने के लिए ठोस उपायों के बारे में आपसी विचार विमर्श किया जाए और उस सम्मेलन से जो भी ठोस उपाय निकलते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उसको अमली जामा पहनाया जाए, ताकि सूचना साझा करने तथा साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त प्रयासों को मजबूत भी किया जा सके। और क्योंकि अधिकांश साइबर हमले हमने देखे हैं सीमाओं के पार से ही होते हैं। भारत बराबर संयुक्त राष्ट्र है, G20 है, ब्रिक्स है तथा आसियान जैसे मंचों से इस समस्या को बराबर उठाता रहा है, और लेकिन इसमें सभी देशों की सहभागिता बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ हम यह नहीं भूल सकते कि डिजिटल होती इस दुनिया में हैकरों द्वारा प्रायः उन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों में सेंध लगाई जाती है जिनका सुरक्षा नेटवर्क कमजोर होता है। अतः तकनीक को उन्नत करते हुए तकनीकी रूप से सुदृढ़ नेटवर्क का निर्माण करना हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? आईटी तकनीकों, बायोमेट्रिक तकनीक प्रणाली इत्यादि का उपयोग करके साइबर अपराधों को हम रोक सकते हैं। साइबर सुरक्षा के आर्थिक पक्ष के तहत साइबर बीमा भी एक बेहतर प्रयास हो सकता है। इसके साथ ही कॉरपोरेट्स हैं या संबंधित सरकारी विभागों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने संगठनों में कमियों का पता लगाएं और उन कमियों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि साइबर अपराध से वे अछूते रहें। यहाँ एक मानक सुरक्षा प्रणाली भी बनाने की जरूरत है। इन सरकारी विभागों को, कॉरपोरेट्स को, जिसमें विभिन्न स्तर पर सुरक्षा खतरे की खुफिया जानकारी जो है आपस में साझा की जा सके। साथियों, खुशी की बात है कि सरकार सीमा पार से खतरे हैं, साइबर हमले हैं और क्रिप्टो आशंकाएं हैं, नशीली दवाओं और मादक पदार्थ माफिया हैं तथा कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक विश्वसनीय वित्तीय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यानी सरकार का ध्यान इस ओर है, और यदि यह वित्तीय इस प्रकार की विश्वसनीय वित्तीय प्रणाली स्थापित होती है तो इससे साइबर अपराध रोकने में निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। सरकार का यहाँ पर यह जिम्मा भी बनता है, यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह कानून बनाने के साथ कड़ी सजाओं के प्रावधान करे और साइबर थानों में दर्ज हर शिकायत पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करे। यदि साइबर अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें बेहद सख्त सजा देने में तेजी नहीं लाई गई तो यह मर्ज एक लाइलाज महामारी की तरह बढ़ता जाएगा और जिसके परिणाम आगे जाकर गंभीर हो सकते हैं। साथियों, साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि बैंक हैं और ई-वॉलेट कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, पुलिस है, इन सब की जो है एक सामूहिक टीम का गठन करना भी आवश्यक है, जो शिकायत पर सामूहिक रूप से कार्य करें और आपसी साइबर अपराध को रोकने के लिए आपसी समन्वय स्थापित करें, ताकि साइबर अपराध पर ठोस कार्रवाई करने में सुविधा मिले। इन सभी विभागों के बीच तालमेल के लिए साइबर विशेषज्ञों की टीम के गठन की दिशा में भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि साइबर विशेषज्ञों के बिना हम किसी भी साइबर अपराध का की जड़ में या उसकी गहराई में जाने में हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए साइबर विशेषज्ञों की टीम का गठन बहुत जरूरी है।
पुलिस विभाग में साइबर अपराधों के लिए बनाए गए अलग सेल में आईटी क्षेत्र के प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इस सेल के अधिकारियों एवं अधिकारों इस सेल यह जो सेल बनेगा इसमें अधिकारों एवं दायित्वों में भी वृद्धि की जानी चाहिए और त्वरित कार्रवाई के लिए पीड़ित व्यक्ति की ऑनलाइन सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। साथियों, ये सारे ऊपर जो प्रयास हैं ये सरकार की ओर से करने की बात हमने कही है, लेकिन हम स्वयं अपने स्तर पर भी हमें डिजिटल तौर पर प्रशिक्षित होकर जागरूक रहना होगा और अच्छी साइबर सुरक्षा आदतों का अभ्यास भी करना होगा। इस हेतु पहली सावधानी तो यही है कि वेबसाइटों पर कभी भी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से हम प्रकट न करें। यह एक बहुत बड़ी सावधानी हमें बरतनी होगी और अक्सर यहाँ पर लापरवाही देखने को मिलती भी है। और अगर हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऐसे सार्वजनिक करते हैं वेबसाइट पर, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर हम किसी अजनबी को अपनी पहचान बताने जैसा खतरा मोल ले रहे हैं। दूसरा, हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि किसी भी तस्वीर को, विशेषकर अजनबियों और चैट मित्रों को ऑनलाइन भेजने से हमेशा हम बचें, क्योंकि तस्वीरों के दुरुपयोग की घटनाएं भी बराबर प्रकाश में आती रहती हैं। और तीसरा है, किसी भी अवांछित ईमेल है, फोन कॉल है, उनसे हम सजग रहें और आवश्यक समझें तो बिना समय गवाए उसकी सूचना साइबर थाने को दें। चौथा है, ऑनलाइन में अपनी पहचान को हमें नहीं बताना है। पंजीकृत वेबसाइटों की पहचान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुरक्षा सॉफ्टवेयर लगाना भी जरूरी है और साइबर अपराधों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न वेबसाइटों की पहचान जो है हमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, यदि हम इनके बारे में सूचित रहें, अवगत रहें, तो हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। और पांचवा है, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, यानी हमें अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहना होगा। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना है और संदिग्ध लिंक जो हैं और वेबसाइट जो हैं उनसे बचना होगा। अपने कंप्यूटर सिस्टम पर शक्तिशाली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना और नवीनतम सुरक्षा के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना भी हमें साइबर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है और जिस पर हमने ऊपर सारी बातों पर तो गौर किया, लेकिन साथियों, आज जबकि इंटरनेट क्रांति जो है अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर गई है, तो ऐसे में यदि हमने साइबर हमलों की चुनौती को पार कर लिया और जो ऊपर जो सारी बातें बताई हैं, सावधानियां यदि हमने बरत ली, तो इंटरनेट को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और फिर यह सूचना क्रांति जो है हमारे लिए हमेशा वरदान ही बनी रहेगी और यदि कोई दिक्कत हमें आती है तो हम उसको समाधान करने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो साथियों, यह मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया और जो भी आप अपनी टिप्पणी देना चाहें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, दोनों का मैं स्वागत करूंगा और इस जानकारी को आप शेयर भी कीजिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन
मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से इंतजार अवश्य कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।